ब्रांच चेंज करनी है तो डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। and I achieved a rank of 28 in JEE Advanced 2021. तो 7 दिन पहले मैंने अपना वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना स्टार्ट कर दिया। सबसे पहले तो मैं ये सोचता हूँ कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हुआ। तो 10-15 दिन पहले ये प्रैक्टिस करो कि ये रूटीन बनाएं। Hello students, I am Sudhir Kumar and I welcome you all on our YouTube channel Tech Vertex. Today we are here at your dream college IIT Delhi and we are going to interview some students here. They will tell you about their IIT JEE preparation journey and also will tell you their IIT life in campus. So let's meet some of these amazing guys. तो अभी हमारे साथ है मिस्टर आशीष। आशीष, प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। Yes. Okay. So my name is Asis. I'm in my 4th year in electrical engineering department and I'm from Sikar district in Rajasthan. तो आपका जो स्कूलिंग का बैकग्राउंड, स्कूलिंग मीडियम क्या था आपका? मैंने स्कूलिंग इंग्लिश मीडियम से ही की है। कहाँ से किया आपने? गाँव सीकर से? डिस्ट्रिक्ट से। सीकर डिस्ट्रिक्ट से। सिटी में ही काफ़ी सारे स्कूल्स एंड कोचिंग है, वहीं से की थी। तो आप कहाँ से मोटिवेशन मिला कि आपको IIT JEE के लिए तैयारी करनी? जब मैं 10th क्लास 9th क्लास में था तभी से फर्स्टली जो मैथ सब्जेक्ट है वो अच्छा लगता था। फिर थोड़ा यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस देखी कि IIT में बच्चे क्या करते हैं, उनकी आफ्टर लाइफ क्या होती है, कितने पैसे कमाते हैं वो। तो ये सब देख के थोड़ा और मोटिवेशन मिला। तो और बायो थोड़ी कम अच्छी लगती थी, इसलिए ऑप्शन फिर मैथ सही लगा मेरे को। तो स्कूलिंग जो था आपका वो इजीली मैनेज हो गया था कोचिंग के साथ में, या फिर कुछ अलग से आपको एफर्ट्स करने पड़े उसके लिए? बेसिकली स्कूलिंग में जैसे मैंने राजस्थान बोर्ड से की थी 12th, तो उसमें PCM के अलावा 2 सब्जेक्ट और लेने होते हैं। तो उन 2 सब्जेक्ट के लिए एग्ज़ाम से पहले 2-3 महीने एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा। बाकी जो सब चीज़ें हैं वो जो JEE के अंदर सिलेबस है वो सेम है, इवन वो ईजी है। स्कूलिंग वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो ज़्यादा टफ क्वेश्चंस नहीं पूछते कंपेयर टू JEE, सो इजीली मैनेज हो जाता है। जब फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स का आपको अलग से प्रिपरेशन करनी? फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ अलग से नहीं पढ़नी पड़ी, बस आंसर्स कैसे लिखने होते हैं। जैसे JEE में अपन रफ पेज पे सोल्व करके ओनली टिक लगाना है आंसर का, बट स्कूल में अपन को सब्जेक्टिव आंसर्स अच्छे से बना के लिखने हैं। तो उसकी प्रिपरेशन की थी थोड़े दिन के लिए। जैसे कुछ एक्स्ट्रा टीचर्स थे जो कोचिंग नहीं अरेंज किए थे, तो उन्होंने प्रिपेयर करवा दिया, बट उसमें ज़्यादा समय नहीं लगा। तो आपका जो डेली का रूटीन होता था, कैसे आप अपना टाइम टेबल बनाते थे स्टडी के लिए? तो 11th-12th दोनों क्लास में मेरी जो कोचिंग टाइम था वो 2 बजे से 8 बजे तक था। तो मोस्टली सुबह 6 से 7 के अराउंड उठता था, फिर 1 बजे तक पढ़ता था, बाद में कोचिंग जाता। आने के बाद अराउंड 10 से लेके 12 तक जो कोचिंग में पढ़ाया गया है वही वापस से पढ़ता था। जैसे कुछ अगर सोल्व करने को दिया तो वो सोल्व कर लेता, या फिर कुछ एक्स्ट्रा मेरे को वापस से जो कोचिंग में पढ़ाया वो समझ में नहीं आया तो वो सब मैं वापस से पढ़ लेता था। बाद में 12 से 6 या 7 तक 6-7 घंटे की नींद पूरी लेके दूसरे दिन वापस सेम। तो अराउंड कितने आवर्स हो जाते थे आपके? 6 to 7 आवर्स? ऑलमोस्ट 5 to 6 आवर्स कोचिंग में हो गए, फिर उसके बाद 6 to 8 आवर्स। तो आप अपने बारे में ऐसी 2 चीज़ें बताइए जो आपको लगता है कि आपकी सक्सेस में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, जिसकी वजह से आपको लगता है कि तुम यहाँ पहुँचे हो। सो फर्स्टली इज मोटिवेशन एंड योर हार्ड वर्क। तुम्हारे टेस्ट हो रहे हैं, तुम्हारे नंबर बढ़िया नहीं आ रहे, तुम डीमोटिवेट हो गए उस टाइम। बाद में तुम कितना वापस से अपने आप को मोटिवेट कर सकते हो कि मुझे ये गोल मेरा अचीव करना है, तो तुम पढ़ने के लिए अपने आप को कितना मोटिवेट कर पाओगे वो काफ़ी डिपेंड करता है। मेरे साथ काफ़ी बच्चे ऐसे थे जो इनिशियली काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहे थे, बट बाद में उनके नंबर कम आने लगे, बट वो कवर नहीं कर पाए, दे वर नॉट मोटिवेटेड। एंड सेकेंड इज योर पेरेंट्स एंड योर फैमिली, दे मोटिवेट यू ऑलवेज। तो मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। और 2 चीज़ें ऐसी जो आपको लगता है कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी, अगर मैं नहीं करता तो रिजल्ट और अच्छा हो सकता था? सो मैंने 11th क्लास में इतना थोड़ा कम सीरियस लिया था कंपेयर टू 11th का जो लेटर हाफ था एंड 12th। 11th में इनिशियली इतना टाइम नहीं दिया पढ़ने को, और कुछ खेलने चला जाता, कभी और कुछ कर लेता। 11th में भी जो चैप्टर्स हैं वो मैं सोचता था पहले कि दोबारा पढ़ाया जाएगा सब कुछ कोचिंग में, बट बाद में पता लगा कि एक बार ही पढ़ाया जाता है, दोबारा खुद से ही पढ़ना होता है। तो इनिशियली अगर मैं उन चैप्टर्स को भी बढ़िया से प्रिपेयर करके चलता तो मुझे 12th में उन पे ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ता। तो एक तो ये चीज़ है कि सब चीज़ें बढ़िया से पढ़ते चलो, ये मत सोचो कि दोबारा पढ़ूंगा इस चीज़ को, उसी टाइम उसको अच्छे से समझ लो, थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम दे के वो ज़्यादा बेटर होगा।
इसके अलावा कोई एक चीज़? सेकंड थिंग जो नहीं करनी चाहिए वो उस कई टाइम ऐसा होता है कि तुम जो लेवल के क्वेश्चंस आते हैं उनसे काफ़ी ज़्यादा या काफ़ी कम लेवल के क्वेश्चन सोल्व करने लग जाते हो। प्रैक्टिस ऐसे लेवल के क्वेश्चंस की करो जो आते हैं एग्जाम में। जैसे कई लोग फिजिक्स में इरोडो करके कुछ बुक होती है वो सोल्व करते हैं, तो जनरली उतने हाई लेवल के क्वेश्चंस आते नहीं है, तो वो नहीं करने चाहिए। वो नहीं करनी चाहिए। तो आप जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं या फिर जैसे आपका कुछ एग्ज़ाम होता है, मॉक टेस्ट वगैरह, तो फिर इनमें जब आपके कम मार्क्स आते हैं या फिर आपसे क्वेश्चन नहीं होते हैं, तो आप जब डिमोटिवेट होते हैं तो अपने आप को बूस्ट करने के लिए, अपने आप को मोटिवेट करने के लिए क्या करते हैं? So, जब कभी कोई टेस्ट दिया उसमें अगर मार्क्स कम आ रहे हैं तो डीमोटिवेशन तो श्योर है कि होगा थोड़ा आपको, बट जैसे जनरली टेस्ट ऐसे होते हैं कि अपन ने 2 चैप्टर पढ़ लिए, उन्हीं 2 चैप्टर्स के टेस्ट होते हैं। स्टार्टिंग में ऐसा? स्टार्टिंग में ऐसा ही होता है, लास्ट में फिर वो जितने पढ़ चुके हैं उन सबके टेस्ट देते जाते हैं अपन। तो देख लो कौन से चैप्टर से आपके क्वेश्चन सोल्व नहीं हो रहे, उन चैप्टर को आप दोबारा पढ़ने की ट्राई करो, उनके क्वेश्चंस और सोल्व करके ट्राई करो, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सोल्व कर लो उनके। बेसिकली अगर इजी लेवल के क्वेश्चन भी नहीं हो रहे तब तो आपको वो चैप्टर ही वापस पढ़ने की ज़रूरत है, दैट्स व्हाट आई थिंक। एंड अगर टफ लेवल के नहीं हो रहे तो थोड़े बेसिक क्वेश्चंस लगा सोल्व करके ट्राई करो एंड धीरे धीरे ग्रेजुअली टफर क्वेश्चंस की साइड जाओ। और जो आपका सबसे वीक सब्जेक्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट कौन सा था? वैसे तो तीनों सब्जेक्ट इक्वल सही थे, बट मैथ्स कंपेयर टू दोनों अदर 2 सब्जेक्ट थोड़ा टफ लगता है और वो सभी को लगता है। तो मैथ्स में फिर प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसको टाइम ज़्यादा देके बैलेंस कर लेते हैं वो तो। बाकी इजी थोड़ा केमिस्ट्री थोड़ा इजी लगता था। तो पढ़ने के टाइम आप किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देते थे? जनरली सबसे अगर मैं 10 घंटे पढ़ रहा हूँ तो केमिस्ट्री को मतलब 4-4 घंटे दी फिजिक्स मैथ को और 2-3 घंटे केमिस्ट्री को। कम केमिस्ट्री को तैयार करने में टाइम कम लगता है तो उसे उतना ही टाइम देना चाहिए, ज़्यादा समय देना भी नहीं चाहिए। यही इम्पोर्टेंट भी काफ़ी कि कौन से सब्जेक्ट को तुम्हें प्रिपेयर करने में कितना समय लग रहा है, तो उसे उतना ही समय दो, ज़्यादा समय देके अपना टाइम वेस्ट ना करो। तो जब तैयारी करते थे उस टाइम आपके दिमाग में रहता था कि मुझे आईआईटी दिल्ली जाना है या फिर किसी एक पर्टिकुलर आईआईटी में जाना है, या फिर बस ऐसा रहता था कि हाँ मुझे आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए? सो जैसे सभी बच्चे करते ही हैं, तैयारी करते टाइम टॉप आईआईटीज़ की लिस्ट सब देखते हैं पहले, तो ये तो था मन में कि ओनली जो टॉप 5 आईआईटीज़ हैं उन्हीं में जाना है। मोस्टली आईआईटी दिल्ली और बॉम्बे का ही सोचा था मैंने, तो हाँ आईआईटी दिल्ली भी था दिमाग। जब आपका एग्ज़ाम हुआ जेईई एडवांस का, तो उससे उस एग्ज़ाम के दिन अपने आप को प्रिपेयर रखने के लिए, जैसे 6 घंटे का एग्ज़ाम होता है, बीच में गैप भी होता है, तो उसके लिए अपने आप को मेंटली 2-4 दिन पहले कैसे प्रिपेयर किया? बेसिकली एग्ज़ाम के जो 6 घंटे हैं उसकी प्रिपरेशन तो 11 से ही स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, क्योंकि सिमिलर पैटर्न की एग्ज़ाम्स देने चाहिए आपको। पहले से जो एडवांस्ड का सेम पैटर्न है कि 3 घंटे की एग्ज़ाम होगा, बीच में 1 या 2 घंटे का गैप होगा और उसके बाद वापस एग्ज़ाम होगा, तो उसी टाइप की प्रिपरेशन 11 से करके रखनी चाहिए, ताकि वो एग्ज़ाम जब देने जाओ तो कुछ अलग ना लगे आपको सेम फील आए कि हाँ ये टेस्ट हैबिट में आ जानी चाहिए वो, ताकि आपको लगे कि हाँ ये तो सेम ही चीज़ है जो मैं देता आ रहा हूँ, कुछ अलग ना लगे। क्योंकि काफ़ी बच्चे एग्ज़ाम के टाइम फिर घबरा जाते हैं और वो अच्छे से परफॉर्म नहीं करते हैं, और ऐसे काफ़ी लोगों के साथ होता भी है और मैंने भी देखा है मेरे साथ वालों के साथ होते हुए। सो फर्स्ट ये हैबिट में बना लो कि एग्ज़ाम के टाइम आपको कुछ डिफरेंट ना लगे, वही सेम लगे। और एक और चीज़ ये होगी कि एग्ज़ाम से जब 4-5 दिन पहले का जो समय है उसमें कुछ नई चीज़ें मत सोल्व करो, तुम जो तुमने पहले से पढ़ा हुआ है वही सब तुम वापस से रिवाइज कर लो, वो ज़्यादा बेटर होगा रेदर देन कि तुम कुछ नए टॉपिक्स या नए क्वेश्चंस, अलग लेवल के क्वेश्चन सोल्व कर रहे हो, वो तुम ट्राई करोगे। जो पढ़ना है वो पहले ही पढ़ लो। हाँ, जो पढ़ना है वो पहले ही पढ़ के रखो, लास्ट टाइम में अपनी स्ट्रेटेजी को बिल्कुल चेंज मत करो। और इवन पेपर भी किस पैटर्न में सोल्व करना है, कौन सा सब्जेक्ट तुम्हें पहले सोल्व करना है, वो भी तुम पहले से ही हैबिट में बना के रखो कि मुझे केमिस्ट्री सबसे पहले सोल्व करनी है और उसको मैक्सिमम इतना ही टाइम देना है एग्जाम के टाइम, ताकि तुम्हें पता होगी इस टाइम इतना टाइम देने के बाद मुझे स्विच करना है फिजिक्स में, क्योंकि तीनों सब्जेक्ट सोल्व करने पड़ेंगे तुम्हें, एटलीस्ट एक मिनिमम मार्क्स तो तीनों में आने ही चाहिए। तो जब आप टेस्ट वगैरह देते थे तो आपने कितने टेस्ट टोटल दिए होंगे, मेंस के लिए और एडवांस के लिए? मेंस के लिए ऑलमोस्ट मंथ में 1 या 2 टेस्ट और एडवांस के लिए मंथ में 1 टेस्ट, सो टोटल 23-24 महीनों में एडवांस के अराउंड 50 टेस्ट हो गए होंगे, और सॉरी मेंस के अराउंड 50 टेस्ट हो गए होंगे और एडवांस के 30-35 टेस्ट।
तो ये बताइए कि जैसे आपने कोचिंग ज्वाइन किया प्रिपरेशन के लिए, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनके पास इतना फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है कि वो किसी कोचिंग में जाके इतना पैसा लगा के अपने आप को प्रिपरेशन के लिए टाइम दे सकते हैं, तो वो कैसे अपना यूट्यूब से अपनी हेल्प ले सकते हैं? इसमें यूट्यूब कितना हेल्पफुल है इस चीज़ में? यूट्यूब काफ़ी हेल्पफुल है। इवन मैंने कोई कोचिंग ज्वाइन कर रखी थी, फिर भी मैं कुछ सब्जेक्ट्स के वीडियोस लेक्चर जो हैं वो यूट्यूब से देखता था, क्योंकि टीचर ने कोचिंग में एक बार पढ़ा दिया, तुम्हें नहीं समझ आ रहा, तुम टीचर को ये नहीं बोल सकते कि मुझे ये चैप्टर वापस से पढ़ा दो पूरा। कोई एक कॉन्सेप्ट है वो बता देंगे वो वापस से, बट पूरा चैप्टर नहीं पढ़ाएगा कोई तुम्हें। तो वो सब देखने के लिए मैं खुद भी यूट्यूब यूज़ करता था, और काफ़ी अच्छा कंटेंट मिल जाता है। इवन काफ़ी बढ़िया लेवल का मिल जाता है, तुम्हें उससे प्रिपेयर कर सकते हो। और कोई अगर कोचिंग नहीं कर रहा, सिर्फ यूट्यूब पे ही डिपेंड है, वो भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकता है। पूरा मटेरियल मिल जाता है यूट्यूब पे, और उससे अच्छे से तैयारी कर सकते हैं हम अपनी। तो आपके जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो किस लेवल के होने चाहिए? कितने टफ लेवल तक आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए क्वेश्चंस की? कि जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि जिस लेवल के एग्जाम में आते हैं उतने ही लेवल की करनी चाहिए आपको। सो जैसे तुमने चैप्टर कोई पढ़ा है, तो इनिशियली तुम एकदम इजी लेवल के क्वेश्चन से स्टार्ट करो, ताकि तुम्हें फील आए थोड़ी, हाँ मुझसे ये चैप्टर मेरे समझ में आ गया, Concept clear हो क्वेश्चन गए। कॉन्सेप्ट क्लियर हैं। ये चेक करने के लिए इजी लेवल के क्वेश्चन ट्राई करो पहले। बाद में जो प्रीवियस जेई मेंस के क्वेश्चन है वो थोड़े इजी लगेंगे तुम्हें, बेसिक क्वेश्चन करने के बाद में वो ट्राई करो। एंड देन जो प्रीवियस एडवांस्ड के क्वेश्चन है वो ट्राई करो। और अदर क्वेश्चन अगर करने हैं तो जो बुक्स होते हैं उनके कुछ इजी वाले क्वेश्चन पिक कर लो, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं करने, बेसिकली एकदम मीडियम टू इजी या फिर हायर मीडियम लेवल क्वेश्चन। अब आप ये बताइए कि आपको यहाँ जेई एडवांस के बाद यहाँ पे एडमिशन लेकर आपकी पहले की और बाद की लाइफ में कितना चेंज नज़र आता है? कि पहले की और बाद की लाइफ में काफ़ी डिफरेंस है। लाइक 11th-12th में मैंने स्कूल, घर से कोचिंग, कोचिंग से घर, मोस्टली यही शेड्यूल था मेरा 2 साल के लिए एटलीस्ट। उससे पहले भी स्कूल में गए, खेल लिए, और कुछ नहीं करते हैं ना। कहीं घूमने जाते हो, तुम घूमने जाते हो तो तुम सिर्फ अपनी पेरेंट्स के साथ कहीं जा रहे हो, अकेले कहीं नहीं जा रहे। कॉलेज में आने के बाद तुम्हें काफ़ी फ्रीडम मिल जाता है इन सब चीज़ों का। तुम अपने हिसाब से कहीं भी घूमने जा सकते हो, तुम्हें जो पढ़ना है वो पढ़ सकते हो। इवन जैसे अब तुमने जो ब्रांच चूज़ की है उसके कोर्सेज तो तुम्हारे होंगे, अदर देन दिस आईआईटीज़ में इलेक्टिव्स होते हैं। इलेक्टिव में तुम कोई भी अपना चॉइस का कोर्स पिक कर सकते हो, और आईआईटीज़ में काफ़ी डिफरेंट चॉइस अवेलेबल है। तुम्हें इकोनॉमिक्स पढ़नी है वो पढ़ सकते हो। इवन तुम्हें कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़नी है उस पर तुम्हें कोर्स मिल जाएगा, वो कर सकते हो। और भी काफ़ी जो विविड साइकोलॉजी, ह्यूमैनिटीज़, हर ब्रांच के डिपार्टमेंट्स हैं आईआईटी में, और उनके तुम कोर्सेज इजीली कर सकते हो। इवन आईआईटी दिल्ली में एमबी का डिपार्टमेंट है जो कि ऑल इंडिया 4th नंबर पे, तुम उसके कोर्सेज भी बीटेक करते टाइम कर सकते हो। और अपना जब हम एडमिशन लेते हैं उसके बाद बच्चे अपना ब्रांच कैसे चेंज कर सकते हैं? सो मोस्टली कॉलेज में फर्स्ट ईयर के बाद ब्रांच चेंज करने का ऑप्शन होता है। तो उसके लिए तुम्हें अपनी सीजीपीए जो है वो अच्छे से बढ़िया रखनी होती है। सो एंड ये भी जैसे आईआईटी दिल्ली में, इसमें भी कैटेगरी वाइज थोड़ा रिजर्वेशन है, बाकी कॉलेजेस में नहीं है। आईआईटी दिल्ली में ओबीसी एंड एससी एसटी कैटेगरी के लिए मिनिमम 8 सीजीपीए चाहिए, एंड अदर जनरल के लिए मिनिमम 9 होना चाहिए। बट देन जो बच्चे अप्लाई करते हैं इसके लिए, जैसे जेई में जो अप्लाई करते हैं बच्चे, उस हिसाब से रैंकिंग निकाली जाती है। सो जो टॉप डिजर्विंग बच्चे होते हैं उनकी ब्रांच चेंज हो जाती है। सो अगर तुम्हें कॉलेज में जो ब्रांच लेके आए हो वो ब्रांच नहीं रखनी, तुम्हें चेंज करनी है, सो फर्स्ट ईयर में तुम्हारी सीजीपीए काफ़ी अच्छी होनी चाहिए। मतलब यहाँ के भी पढ़ना पड़ेगा? यहाँ के अगर तुम्हें ब्रांच चेंज करनी है तो डेफिनेटली पढ़ना पड़ेगा। तो अभी आप अपनी फ्यूचर को किस डायरेक्शन में ले जा रहे हैं? बेसिकली मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, एंड मेरी इंटर्नशिप्स भी इसी फील्ड में थी। मैं अब तक जैसे मैंने सेकेंड ईयर में 2 इंटर्न किए, फॉरेन इंटर्न किया, एक कोरिया के प्रोफेसर के साथ की थी एंड एक आयरलैंड के प्रोफ के साथ की थी। वो दोनों भी सॉफ्टवेयर के फील्ड से रिलेटेड थी। एंड देन मैंने थर्ड ईयर में सैमसंग बेंगलोर में इंटर्न किया, वो भी सॉफ्टवेयर ही थी। एंड अभी मुझे सैमसंग बेंगलोर से पीपीओ भी मिल चुका है, प्री प्लेसमेंट ऑफर। सो आफ्टर 1 ईयर आई सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे ज्वाइन करूँगा वहाँ पर। नाइस। तो ये थे हमारे साथ मिस्टर आशीष। थैंक यू मिस्टर आशीष। तो अभी हमारे साथ हैं मिस्टर आवेग। आवेग, प्लीज इंट्रोड्यूस ब्रीफली टू आवर व्यूअर्स। So hello, my name is Avik Jain. I am currently at IIT Delhi. I am pursuing a degree in computer science and engineering.
I'm currently in my second year, and I achieved a rank of 28 in JEE Advanced 2021. नाइस. व्हाट वाज योर बैकग्राउंड? हिंदी मीडियम से हो या फिर इंग्लिश मीडियम से? I am from an English medium school. ओके. और जो आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि मुझे आईआईटी जेईई का प्रिपरेशन करना है? तो लाइक मेरा 9 से ही बहुत इंटरेस्ट था पीसीएम सब्जेक्ट्स में, और तो मेरा ऑलरेडी मतलब 10th के एंड तक आते आते डिसाइडेड था कि मैं साइंस स्ट्रीम ही मतलब परस्यू करूँगा और आईआईटी की उसमें एडमिशन टेस्ट में बैठूंगा. नाइस. और आपका स्कूलिंग जो हुआ वो आपने इजीली मैनेज कर लिया कोचिंग के साथ में, या फिर आपको अलग से एफर्ट्स करने पड़े उसके लिए? थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड तो रहता है कोचिंग का, तो मैं क्या करता था कि वीक्स में कभी कोई डे है जिसमें कुछ होना नहीं स्कूल में स्पेशल, तो मैं उस दिन छुट्टी ले लेता था, और ना कोई इंपॉर्टेंट डे से प्रैक्टिकल्स वो सब, तो उस दिन मैं स्कूल जाता था. तो थोड़ा हॉलीडेज लेके मैंने मैनेज करा है. तो आपका जो जनरली पूरे दिन का शेड्यूल रहता था, टाइम टेबल रहता था, वो किस टाइप से आप मैनेज करते थे? तो स्कूल डेज में तो मेरा 2 o'clock तक स्कूल होता था, तो मैं 4 तक अपना पढ़ने बैठता था स्कूल से आके, एंड लाइक वही 4 से 7 तक अपना करता था. फिर अपना अगेन रिज्यूम करता था 9 से 11 तक. और नॉर्मल डेज जो मेरे जिसमें मैं स्कूल नहीं आता था, उस दिन तो मैं अपना सुबह 8 बजे पढ़ने बैठता था, 8 से 12, और फिर अपना ऐसे ही फिर दोबारा लंच करके 3 तक बैठता था दोबारा, एंड देन 3 से 7 जाता था. फिर 7 to 8 में अपना नीचे थोड़ा ऐसे वॉक करने या अपने फ्रेंड्स के साथ वॉक करने जाता था, एंड फिर डिनर, एंड देन 9 to 12 अगेन. तो मतलब 6-7 आवर्स आपका वीक डेज पे हो जाता था और इसका डबल आपका वीकेंड्स पे हो जाता था. हाँ, मतलब ब्रेक्स भी काफ़ी मिलता था बीच में, आधे आधे घंटे के, तो यू कैन से लाइक यू कैन रिड्यूस. नाइस. तो आप ऐसी 2 चीज़ें बताइए जो आपको लगता है कि आपकी सक्सेस में एक बड़ा फैक्टर है जिसकी वजह से आप यहाँ पहुँचे हैं आज. तो जी, जहाँ तक कंसर्न है, तो एक तो टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, तो उससे मेरा बहुत बूस्ट हुआ था कॉन्फिडेंस, और एक तो मैंने सारे अपने डाउट्स क्लियर करके रखे थे, तो उससे भी काफ़ी इम्पैक्ट पड़ा था. जो भी अपना ऑनलाइन या फिर टीचर से मैंने अपने डाउट सारे क्लियर करे थे जितना भी पॉसिबल था. और एक और कोई चीज़? और टेस्ट हो गए, कॉन्सेप्ट्स, और अपना जो मेरे सिलेबस कवरेज था वो मतलब रिवाइज मैंने 2-3 बार रिवाइज किया था अपना कोर्स, सो दैट मैं अपने हर एक चैप्टर में प्रोफिशिएंट रहूँ. नाइस. और 2 ऐसी चीज़ें बताइए जो आपने किया और आपको नहीं करना चाहिए था, तो आपका रिजल्ट और भी बेहतर हो सकता था. एक तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी अगर आपका रिजल्ट ख़राब आता है तो उसमें परेशान नहीं होना चाहिए. जैसे मैं थोड़ा परेशान रहता था अपनी 11th में, पर 12th तक आते आते रियलाइज़ हो गया कि इसमें परेशान रहने का कोई फ़ायदा नहीं है. इंस्टेड इस पे फोकस करो कि अगले में कैसे बेटर परफॉर्म करना है, अपनी मिस्टेक से फोकस करो. और फिर एक और था कि मैं अभी 11th में थोड़ा सा शाय था, मतलब अपने डाउट्स नहीं ज़्यादा पूछता था अपने टीचर से, या जो भी इतना एफर्ट नहीं डालता था, तो वो मुझे फिर लगने लगा बाद में कि मेरा इम्पैक्ट कर रहा है परफॉर्मेंस को, तो मैंने उस पर ध्यान देना शुरू किया कि जो भी अपना ऑनलाइन देख के अपने डाउट्स क्लियर करे या टीचर से पूछे अपने. और 11th में हाँ, मैं थोड़ा बहुत अपना जैसे कुछ सब्जेक्ट्स में वीक था, तो मैं ज़्यादा उन पर काम नहीं करता था. पर 12th में आते आते ये भी रियलाइज़ हो गया था कि सारा कवरेज एसेंशियल है मतलब टेस्ट में स्कोर करने के लिए, तो भी फिर मैंने कोई अपना वीक पार्ट्स जो था उन पे ज़्यादा फोकस किया फिर 12th में. नाइस. तो इसके बाद आप बताइए कि जो आप प्रिपरेशन करते थे उस टाइम, जैसे आप मॉक टेस्ट देते हैं या फिर कोई भी प्रिपरेशन के टाइम टेस्ट देते हैं, तो उसमें हमेशा रिजल्ट अच्छा नहीं रहता है, या फिर जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस में, तो वो भी कभी सॉल्व होते हैं कभी नहीं होते हैं. हाँ. तो उस टाइम आपके जो नेगेटिव था उस चीज़ को आप कैसे बूस्ट करते थे अपने आप को, मोटिवेशन कैसे मिलता था? तो अगर क्वेश्चन होम पे सॉल्व कर रहे हैं तो मैं डीमोटिवेट नहीं होता हूँ, क्योंकि घर पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो मैं तो जब तक नहीं होता मैं जितना हो सके ट्राई करता था, और फाइनली फिर नहीं होता तो डाउट्स पूछता था अपने टीचर से. पर टेस्ट का तो ज़रूरी है कि आप डीमोटिवेट ना हो, वरना वो अगले टेस्ट को भी इम्पैक्ट करेगा फिर. तो ज़रूरी है कि बस मेंटालिटी रखना है कि अगर उसमें अच्छा नहीं आया तो बस गलतियों पे फोकस करना है और अगले में और अच्छा परफॉर्म करने की मतलब ट्राई करना है. परेशान नहीं होना चाहिए मतलब कभी भी. आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग था और कौन सा सब्जेक्ट सबसे वीक था? स्ट्रॉन्ग से सब्जेक्टिव मेरा वैसे फिजिक्स स्ट्रॉन्ग था 12th तक, और वीक मेरा थोड़ा मैथ्स थोड़ा सा वीक था, देखा मैंने आपकी. तो आप कितना टाइम कौन से सब्जेक्ट को देते थे? तो लाइक 12th में तो मैंने ज़्यादातर मैथ्स पे ध्यान दिया था, मैथ्स और केमिस्ट्री में, क्योंकि केमिस्ट्री का सिलेबस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है 12th में. और सबसे कम टाइम कह सकते हैं 11th में सबसे कम टाइम मैंने केमिस्ट्री और फिजिक्स को दिया था. मैथ्स पे मतलब मैथ्स से ज़्यादा फोकस रखा था मैंने अपना, तो वीक सब्जेक्ट पे फोकस? हाँ, थोड़ा उस पर फोकस रखा था. और फिजिक्स भी मतलब 11th में मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने फिजिक्स पे फोकस किया था 11th में, बट 12th में थोड़ा कम कर दिया था मैंने फिर. और इसके लिए कुछ बुक्स वगैरह सॉल्व करते, जैसे आपका मैथ्स वीक था तो उसके लिए बुक्स रेफर करते थे या फिर हाँ, मतलब मैथ्स में मैं मेनली बुक्स ही रेफर करता था, और जो मेरी कोचिंग में जो भी मटेरियल मिलता है, और मेनली जो बुक्स आती हैं ऐसी दुकानों से उस पर वही. तो आपका जो क्या बोलते हैं उसको,
आप पहले से ऐसे किसी आईआईटी के बारे में सोचते थे, जैसे आईआईटी दिल्ली जाना है मुझे, आईआईटी बॉम्बे जाना है, या फिर जनरल ऐसे ही प्रिपरेशन था कि बस मुझे आईआईटी में एडमिशन चाहिए? हाँ, तो जेईई के पहले तो मेरा ऐसे कुछ स्पेसिफिक नहीं था कि इसी आईआईटी में जाना है। मैं तो था कि जितना अच्छा हो सके मेरा रिजल्ट उतना अच्छा आना चाहिए। तो मैं अपने प्रेप पे फोकस किया था मेनली। जेईई के बाद से मैंने अपना एक्सप्लोर करना शुरू करा था कि कौन से आईआईटीज़ मतलब मेरे लिए बेटर रहेंगे। तो जेईई के पहले इतना कुछ नहीं सोचा मैंने इसके बारे में। और जब जैसे जेई का एग्जाम होता है वो अपना लगभग 8 आवर्स अपने को रेडी रहना पड़ता है, जैसे 3 आवर्स का पेपर, फिर 2 आवर्स रेस्ट, फिर 3 आवर्स का पेपर। तो उसके लिए आप अपने आप को मेंटली कैसे 2-3 दिन 3-4 दिन पहले प्रिपेयर करते थे कि अपने को जो एग्जाम डे है उस पर अलग से कुछ नहीं करना पड़े? हाँ, तो ये ज़रूरी है मतलब कि आपका जो बॉडी साइकिल है वो ट्रेन हो जाए जो एग्ज़ाम के दिन होने वाला है। तो मैंने आखिरी का जो वीक था जेईई के पहले, उसमें मेनली टेस्ट ही दिए थे मतलब। और जो रूटीन होता है कि मतलब सुबह आप 3 आवर्स पढ़ रहे हो, दोपहर में 2 आवर का ब्रेक और शाम को 3 घंटे दोबारा। तो वही स्ट्रिक्टली फॉलो किया था कि मतलब मैं एग्जैक्टली उसी रूटीन में पढ़ता था अपना। आपने और रात को जल्दी लगभग सोना मतलब। आपने लगभग कितने टेस्ट दिए होंगे मेंस के लिए और एडवांस के लिए? तो लाइक मेरा एडवांस का हमारा डिले हुआ था काफ़ी, तो मैंने अपना थ्रू आउट 3-4 महीने जो थे आखिरी के, उनमें मैंने हर एक वीक टेस्ट दिया है कम से कम एक। और जेई मेंस का भी मैंने आखिरी के 1 महीने में मैंने कह सकते हैं कि पर वीक एक टेस्ट या 2 वीक्स में एक टेस्ट तो दिया है कम से कम। नाइस। तो जैसे आपने अपना प्रिपरेशन किसी कोचिंग से किया है, वैसे अगर कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फाइनेंशियल कंडीशन इतना अच्छा नहीं हाँ। होता है, वो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो उनके लिए जैसे यूट्यूब जैसे जो सोर्सेज हैं वो कितना हेल्पफुल हो सकते हैं? हाँ, तो यूट्यूब काफ़ी अच्छा रहता है मतलब डाउट क्लियर करने के लिए। मैंने भी यूज़ किया है डाउट क्लियरिंग के लिए काफ़ी। तो कोई कॉन्सेप्ट समझने आपको समझ में नहीं आ रहा है या फिर कोई प्रॉब्लम्स के भी आजकल सॉल्यूशंस मिलते हैं यूट्यूब पे, तो वो काफ़ी अच्छा रहता है। और फिर अगर आप मतलब यूट्यूब पे आपको कॉन्सेप्ट कवर करने के लिए अच्छा है, पर आपको क्वेश्चंस फिर इवेंचुअली प्रैक्टिस करने आने चाहिए, मतलब काफ़ी करने चाहिए प्रैक्टिस। तो बुक्स ही मतलब यूज़ करनी पड़ेंगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूट्यूब से आप कर रहे हैं। मतलब आप कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं अपना? हाँ, यूट्यूब उसके लिए मतलब बेस्ट लगता है मुझे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए और डाउट क्लियरिंग के लिए। और जो आप जैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो उसका लेवल क्या होना चाहिए? वो कितने हार्ड क्वेश्चंस, कितने टफ क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए? तो क्वेश्चंस का लेवल तो मतलब स्टार्टिंग से तो आपको इजी करना चाहिए, मतलब स्टार्टिंग से चैप्टर पढ़ा है जस्ट, पर फिर प्रोग्रेसिवली लेवल अपना बढ़ाना चाहिए। जैसे क्विक टेस्ट आ रहा है मान लीजिए, तो फिर अपना आपने मान लिया एक लेवल के क्वेश्चंस करे, फिर अगले टेस्ट के लिए आप और अपना लेवल बढ़ाएंगे उसके लिए। तो ऐसे करते रहना होता है, मतलब ऐसा नहीं कि आप सिंपल क्वेश्चंस करके मतलब खुश हो गए हैं। अपने लेवल जितना बढ़ा सके अपना लेवल अपने हिसाब से उतना बढ़ाना चाहिए। कम से कम लाइक जेई के लेवल क्वेश्चंस तो आराम से हो जाने चाहिए मतलब। तो आप जैसे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस ज़्यादा करते थे या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ज़्यादा अटेम्प्ट करते थे प्रैक्टिस के टाइम पर? तो इतना मैंने इस पे ध्यान नहीं देके सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव, मतलब आखिरी का जो फेज था उसमें तो मैंने ध्यान दिया था कि मैं जो जेई के पैटर्न के क्वेश्चन है वही कर रहा हूँ। पर प्रिपरेशन के समय आई थिंक सब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी मतलब हेल्पफुल रहते हैं, मतलब कॉन्सेप्ट समझने के लिए, या फिर कोई अच्छे क्वेश्चन सब्जेक्टिव भी होते हैं। तो इसलिए मैंने दोनों टाइप के क्वेश्चन किए थे प्रैक्टिस। नाइस। तो हमारे व्यूअर्स एक और चीज़ जानना चाहते हैं, जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं, आईआईटी जेईई आपका क्लियर हो चुका है, तो उससे पहले और बाद की लाइफ में आपको कितना डिफरेंस दिखता है? आपने क्या चेंज महसूस किया है अपनी लाइफ में? हाँ, तो जेई के पहले मतलब आपका लाइफ थोड़ा सा लाइक डिसिप्लिन रहता है काफ़ी, कि इस समय उठना है, इस समय अपना काम करना है। और लाइक सोशल मीडिया काफ़ी कम रहता है। पर आफ्टर आईआईटी आप मतलब काफ़ी रिलैक्स कर सकते हैं और अपना जो जो जितने भी इंटरेस्ट है आपके पढ़ाई के अलावा और वो सारे एक्सप्लोर किया। मतलब मेरा भी वैसे म्यूज़िक में बहुत इंटरेस्ट है, तो मैं पूरा अपना एक्सप्लोर कर रहा हूँ। और भी काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पे आईआईटी में, तो वो सब चीज़ें एक्सप्लोर करने का ऑप्शन मिलता है। स्पोर्ट्स होते हैं, फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं यहाँ पे, तो कोई भी चीज़ एक्सप्लोर करनी है आपको या सीखनी भी है, यहाँ पे काफ़ी अच्छी फैसिलिटीज़ हैं उसके लिए। तो आई थिंक आईआईटी के बाद तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरा, फिर मतलब जेई के बाद काफ़ी रिलैक्स रहा है, मतलब इतना फिर प्रेशर भी नहीं रहता है इतना आपका एकेडमिक्स का। तो आप अपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं कि आपको किस डायरेक्शन में अपना फ्यूचर मूव करना है? तो करेंटली अभी तो इतना मैं अभी फिक्स नहीं किया कि मैं क्या करूँगा बीटेक के बाद अपनी। अभी तो मैं अपना बीटेक कंप्लीट करके मोस्ट प्रोबेबली कॉर्पोरेट जॉब में जाऊँगा, फिर एमएस करूँगा, मतलब यही दो अभी कंसिडर कर रहे हैं मैंने। अभी फिक्स नहीं है कुछ। सो ये थे हमारे साथ मिस्टर आविक। दैट्स इट फॉर हियर। सो थैंक यू मिस्टर आविक। अभी हमारे साथ है मिस हिमाद्री। हिमाद्री, प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स। मेरा नाम हिमाद्री राजौरा है एंड मेरी कंप्यूटर साइंस ब्रांच है CS1 एट IIT दिल्ली। सो व्हाट वाज योर स्कूलिंग बैकग्राउंड? आई स्कूल मेरा कोई डमी स्कूल नहीं था, तो मैंने 11th-12th में प्रॉपर स्कूलिंग करी है। आई स्कूल फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ। तो आपको कैसे मोटिवेशन मिला कि आपको आईआईटी जेईई के लिए प्रिपेयर करना है? माई डैड्स एन इंजीनियर, तो वो भी NIT से पढ़े हैं, तो फिर ही ऑलवेज मोटिवेटेड मी। एंड बॉम्बे में भी रहे हैं हम,
So we always used to look at IIT Bombay. And then से काफ़ी इंस्पायर हुई मैं, तो क्लास 7 और 8 में आई डिसाइडेड आई वांट टू बी एन इंजीनियर। तो आपने 12th के बाद स्टार्ट किया कोचिंग या फिर मैंने क्लास 9 से शुरू करी थी, क्लास 9 से कोचिंग। तो कोचिंग के साथ में मैनेज हो जाता था प्रिपरेशन या फिर 9-10 में तो मुश्किल हुआ थोड़ा, क्योंकि पर फिर 9-10 में थोड़ी आदत पड़ गई, तो 11-12 में काफ़ी स्मूथ रहा मैनेज करना एटलीस्ट। तो आपका जो टाइम टेबल होता था वो कैसे शेड्यूल होता था आपका पूरे दिन? So 9th में I took up a lot of things like NCC and MUN, and then मेरा कोचिंग शुरू हो गया था, ओलंपियाड की क्लासेस होती थी, फिर स्कूल भी होता था, तो तब मैनेज करना मुश्किल होता था। तो माई मॉम हेल्प मी बिकॉज आई वाज किड। बट देन 11th में तो ऐसा होता था कि मेरी वीकेंड्स पे क्लासेस होती थी और वीकडेज में स्कूल होता था, तो स्कूल का काफ़ी सारा कोचिंग में कवर हो जाता था, तो वहाँ पे ऐसे मैनेज जाता था। बाकी पूरे वीकेंड में कोचिंग करके कोचिंग से आती थी, और फिर वीकडेज में मैं कोचिंग का पढ़ लेती थी स्कूल से आके। और एज सच रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती थी बिकॉज आई टुक अप फिजिकल एजुकेशन इन क्लास 11th एंड 12th, तो थोड़ा स्कूल में खेल के आ जाती थी मैं, तो घर आके से पढ़ाई हो जाती थी। तो आपका कितने आवर्स आप मैनेज कर लेते थे प्रिपरेशन के लिए? लाइक डिसाइड्स माई स्कूल ऑन वीकडेज में यूजली 5 आवर्स तो पढ़ लेती थी, और कोचिंग डेज पे सिर्फ कोचिंग करके आके 1-1.5 घंटा जो पढ़ा है वो देख लेती थी, या फिर कोई क्विज़ करके लेके जाना है अगले दिन वो कर लेती थी। Nice. तो ऐसी 2 चीज़ें बताइए जो आपको लगता है कि आपकी सक्सेस में एक फैक्टर है आपको यहाँ पहुँचाने के लिए। आई थिंक एक तो जो मैंने डिफरेंट किया लोगों से वो तो ये था कि मेरे को जो टीचर्स बोलते थे ना, आई यूज्ड टू ब्लाइंडली बिलीव माई टीचर्स, मुझे बोल रहे हैं ना उसको फॉलो कर लेती थी। ऑल्सो सेकेंड थिंग इज माई पेरेंट्स एक्चुअली केप्ट मी मोटिवेटेड। क्लास 11th की टूवर्ड्स द एंड ऑफ क्लास 11 मेरे स्कोर्स काफ़ी कम हो गए थे, बट लाइक माई पेरेंट्स एक्चुअली हेल्प मी गेट थ्रू इट, और फिर क्लास 12th में काफ़ी मेहनत उन्होंने मेरे साथ करी थी। Nice. और ऐसे 2 फैक्टर्स जो आपको लगता है कि आपको नहीं करना चाहिए था, अगर आप नहीं करते तो रिजल्ट बेहतर हो सकता है? या तो मेरे को 9-10 से थोड़ी यही आदत थी कि थोड़ा सोशल इंटरेक्शन कम रहे तो बेटर रहेगा, डिस्ट्रैक्शन नहीं होगी। तो क्लास 11 में सडनली आई स्टार्टेड टॉकिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल, और फिर वो डिस्ट्रैक्शन होने लगी चीज़ें। तो अगर मैं क्लास 11 की बिगनिंग में थोड़ी फोकस रहती तो आई थिंक मैं थोड़ा बेटर कर रही होती। ऑल्सो अगर मुझे थोड़ा पहले से पता होता ना कि कौन सी एक्स्ट्रा बुक्स वगैरह यूज़ करनी है तो थोड़ा ईजियर रहता मेरे लिए, मैं पहले से ही उसमें रहती। So you used to think about IIT Delhi or any particular IIT या फिर ऐसा कुछ स्पेसिफिक जस्ट लाइक एवरी अदर एस्पिरेंट मेरा सबसे पहला एम तो IIT बॉम्बे था, तो IIT बॉम्बे सोच के प्रिपेयर किया। बट देन फाइनली जब जोसा के लिए डालना था अपना वो प्रेफरेंस, आई रियलाइज मुझे घर से दूर नहीं जाना, तो मैं IIT दिल्ली डाल दिया क्योंकि मेरा घर पास में है। Nice. तो जैसे अपना एग्ज़ाम होता है एडवांस का, उसमें आपको पूरे दिन मोटिवेटेड रहना पड़ता है, अपने आप को अटेंटिव रखना पड़ता है। 2 पेपर्स होते हैं 3 आवर्स के, बीच में गैप भी होता है, तो उस टाइम पर आप 2-3 दिन पहले क्या प्लानिंग करते थे कि उसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? राइट, तो मैंने लाइक मुझे इतना याद है मेरा पेपर वाज ऑन संडे, सो मैंने फ्राइडे तक तो मैंने थर्सडे फ्राइडे मॉक टेस्ट यूज़ करे थे, एंड लकीली मेरे मॉक टेस्ट में ठीक ठाक मार्क्स आए थे, तो आई वाज अ बिट मोटिवेटेड। सैटरडे आई ऑब्वियसली फ्रीक्ड आउट, बट लाइक मैंने पूरा सैटरडे पढ़ने की जगह अपने आप को मेंटली स्टेबल करने में लगाया, काम डाउन करने में लगाया कि इट विल गो वेल। सो वही, प्लस आई डिड थिंग्स दैट आई रियली लाइक मुझे यूट्यूब वीडियोस देखना पसंद था, तो मैं यूट्यूब वीडियोस देख रही थी बैठ के सैटरडे को, और बस फिर मैं टाइम पे सोने चली गई ताकि अगले दिन मैं फ्रेश हो जाऊँ। तो आपने ऑलमोस्ट कितने टेस्ट दिए होंगे प्रिपरेशन के टाइम पर, मेंस के लिए और एडवांस के लिए? जेई मेंस में ना मेरा स्कोर एकदम स्टार्टिंग में एकदम डिप हो गया था, तो मैं वो काफ़ी डिमोटिवेटेड थी, तो मैंने आई गेस 2.5 मंथ्स में 55 मॉक टेस्ट दिए हैं। दैट वाज ऑलमोस्ट एवरी डे मैंने मॉक टेस्ट दिए हैं। तो मैं मॉक टेस्ट दे दी थी जेई मेंस के 3 आवर्स का मॉक टेस्ट, और लाइक 3 आवर्स के एनालिसिस हो जाता था कि सारे क्वेश्चन जो नहीं हो वो करना, और फिर जो टॉपिक ढंग से नहीं आते वो करना, तो 3 घंटे का एनालिसिस हो जाता था, तो 6 घंटे तो कुल मिला के मॉक टेस्ट में लग जाते थे। फिर उसके बाद थोड़ा बहुत समय बचता था तो बाकी चीज़ें पढ़ते थे मैं। तो जब आप टेस्ट देते थे उस टाइम आपको, जैसे आपका टेस्ट अच्छा नहीं गया या फिर जब आप क्वेश्चंस कर रहे हैं तो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे, उस टाइम आपको कैसे बूस्ट करने के लिए आप क्या करते थे? आई वुड से कि उस वक्त तो मैं अपनी मम्मी पास जाती थी बताने में। आई यूज्ड टू टेल ऑल माय स्कोर्स टू माय मॉम। मेरे डैड फ्री होते थे तो डैड को भी, वरना मैं मॉम को बताती थी। एंड माय मॉम यूज्ड टू लाइक, माय मॉम इज़ फ्रॉम एन आर्ट्स बैकग्राउंड, तो वो टेक्निकली एकेडमिक में तो हेल्प नहीं करते थे, बट लाइक शी यूज्ड टू हेल्प मी इन द मोटिवेशन पार्ट ऑफ इट। ऑल्सो वो मेरे को थोड़ा मैनेज करने में मदद करते थे, एंड शी यूज्ड टू टेल मी कि लाइक यू इट विल अल्टीमेटली बी बूस्टेड अप, और मम्मा फिर वही, मम्मा तो मोटिवेट कर ही देते हैं। तो आप जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते थे उनका जनरली लेवल कैसे रखते थे कि किस लेवल की प्रैक्टिस करें? मैं ऐसा था मेरे कोचिंग में, तो वो थोड़ा
ऊपर लेवल के करवाते थे, तो मेरे को थोड़े बेटर लेवल के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत पड़ गई थी. सो व्हेन आई सॉ द एक्चुअल पेपर इट वाज प्रीटी इजी. तो आई वाज एक्चुअली डिलाइटेड कि तो मेरे को आता है. व्हेन आई लुक्ड एट द मॉक टेस्ट और द प्रीवियस ईयर पेपर्स आई थॉट ये तो मुझे आता है, क्योंकि मैंने सारे हायर लेवल क्वेश्चंस प्रैक्टिस करे थे थोड़े कोचिंग से. एडवांस से हायर लेवल? या मतलब मेंस में तो मैंने थोड़े हायर लेवल करे थे, एडवांस में समवेयर नियर द एक्चुअल लेवल, क्योंकि एडवांस से हायर लेवल तो फिर मुश्किल ही होते हैं. तो अभी आप यहाँ पर पहुँच चुके हैं, तो आपको क्या डिफरेंस दिखता है अपनी लाइफ में? पॉजिटिव चेंजेस क्या क्या आए हैं आपकी लाइफ में? लाइक आई एम अ लॉट मोर फ्री नाउ. पहले तो लाइक थोड़ा डू एंड डाई सिचुएशन सी लगती थी, लाइक बट डोंट मेक इट देन ऑब्वियसली मेरी लाइफ में तो कुछ नहीं होगा. पर लाइक थिंग इज कि अभी यहाँ पे थोड़ा फिर भी फ्री हूँ. आई हैव मोर अपॉर्चुनिटीज टू एक्सप्लोर एंड न्यू पीपल टू मीट. ऑल्सो काफ़ी फ्रीडम है यहाँ पे कुछ भी चीज़ें करने की. यू कैन टेक अप एनी कोर्सेज एंड डू थिंग्स. यू कैन अकेडमिक से डिफरेंट भी काफ़ी चीज़ें कर सकते हैं. लाइक स्पोर्ट्स में किसी को स्पोर्ट्स पसंद है, किसी को म्यूज़िक पसंद है, यू कैन ऑल परस्यू योर हॉबीज़. तो ये है. आपके नाम से तो यहाँ पर एक हॉस्टल भी है. हाँ एग्जैक्टली. तो इट्स द रनिंग जोक कि हिमाद्री फ्रॉम हिमाद्री. अच्छा, ये तुम्हारा हॉस्टल भी हिमाद्री है? हाँ. Nice. तो आप अपने फ्यूचर को किस डायरेक्शन में ले जाने का सोच रहे हैं? ऑब्वियसली इन माय कोर फील्ड मैं टेक जॉब ही लेना चाहूँगी कोई ना कोई, क्योंकि आई एम इन कंप्यूटर साइंस ब्रांच. उनके पैकेजेस भी अच्छे होते हैं फिर से. तो ये थे हमारे साथ मिस हिमाद्री. हिमाद्री, थैंक यू. अभी हमारे साथ हैं गर्व नागौरी. लेट्स इंट्रोड्यूस योरसेल्फ फर्स्ट. आई एम गर्व नागौरी और मेरी जे एडवांस रैंक 71 थी एंड आई एम फ्रॉम बॉम्बे एंड आई एम करंटली स्टडिंग कंप्यूटर साइंस इन IIT दिल्ली. नाइस. तो आपका जो स्कूलिंग बैकग्राउंड था वो आपने इंग्लिश मीडियम से किया है या फिर हिंदी मीडियम से? इंग्लिश मीडियम से ही किया है. आई मीन 10th 12th सब इंग्लिश मीडियम में ही हुआ है. और आपको मोटिवेशन कहाँ से मिला कि आपको IIT JEE के लिए प्रिपरेशन करना है? आई मीन मतलब थोड़े सीनियर से बात करी और पापा ने वो बताया इंजीनियरिंग के बारे में. इंजीनियरिंग में थोड़ा शौक था ही, पर तो जिस फील्ड में जाना है और कैसे प्रिपेयर करना है वो सब के लिए पेरेंट्स ने गाइड किया, टीचर्स ने गाइड किया. और वैसे फिर मैंने बोला चला JEE है और उसके लिए फिर प्रिपेयर करने के लिए आगे की जाना है, IIT में जाना है फिर. नाइस. और जो स्कूलिंग के साथ आपने अपना प्रिपरेशन को कैसे मैनेज किया? स्कूलिंग के लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करनी पड़ी या फिर स्कूलिंग वैसे ही साथ में मैनेज हो गया? 10th तक तो वैसे मैं इतना कुछ खास प्रिपेयर नहीं किया था JEE के लिए. 11th 12th में मैंने एक्चुअली डमी कॉलेज लिया था और उसमें इतना स्कूलिंग में प्रेशर नहीं डालते और इतना पढ़ाई नहीं करनी पड़ती है. उसमें JEE पे ज़्यादा फोकस कराते हैं और JEE के लिए ज़्यादा प्रिपेयर कराते हैं मेंटली. और बस स्कूल तो बस नाम में ऐसा रहता है इसलिए. और जो आपका टाइम टेबल था पूरे दिन का, वो आप किस तरीके से अपना शेड्यूल बनाते थे? वो डिपेंड करता है टाइम टेबल कि किस दिन का है, किस सेट है. अगर एग्जाम्स आ रहे तो थोड़ा ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा पढ़ाई पर. बट जनरली ऐसा था कि सुबह सुबह 8 o'clock उठ जाता था और 9 बजे से पढ़ाई करने बैठ जाता था. फिर लाइक हर 3 घंटे में ऐसा ही ब्रेक ले जाता था 1 घंटे का, जिसमें मैं ऐसे ही कुछ वॉकिंग करने चला जाता था या लंच कर लेता था या जो भी है. बस ऐसे ही था. और सुबह सुबह जनरली मैं वो टॉपिक पढ़ता था जो मुझे लाइक पसंद नहीं थे, ताकि अच्छे से पढ़ पाऊँ मैं. तो आप अपनी ऐसी 2 चीज़ें बताइए जो आपने की और आपको लगता है कि हाँ, ये मेरी सक्सेस में एक बहुत बड़ा फैक्टर था. सबसे बड़ा पॉइंट तो डिसिप्लिन था कि मतलब जो टाइम टेबल बनाया है कि इस टाइम पे ये पढ़ना है, इतने घंटे के लिए ये पढ़ना है, उसको एकदम अच्छे से रिगुलरली फॉलो करना पड़ेगा. उसके बिना मतलब बहुत मुश्किल हो जाती है और फिर मोटिवेशन भी अपने आप लूज होने लग जाता है. डिसिप्लिन से मोटिवेशन अपने आप आने लगता है. और दूसरी तो बस कि बार बार रेगुलरली ब्रेक्स लेते रहना बीच में. लगातार 4-5 घंटे पढ़ाई किसी को अच्छी नहीं लगेगी, किसी को मज़ा नहीं आता और उसका कुछ इफेक्ट भी नहीं होता. ब्रेक्स और पढ़ाई का बैलेंस करना पड़ता है. आपका कंसंट्रेशन कैसा रहता था? मतलब आपको बहुत ध्यान लगाना पड़ता था पढ़ने में या फिर जब आप पढ़ने बैठ जाओ तभी आप पढ़ना स्टार्ट कर सकते थे? पढ़ने के स्टार्ट करने के 5 मिनट तक तो मैं भी लाइक मतलब सोचता हूँ कि क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और ये वो थोड़ा माइंड रहता है. उसके बाद एक बार शुरू हो जाता हूँ ना फ्लो में, तो फ्लो में पढ़ता ही रह जाता हूँ. फिर मतलब 2 घंटा 2.5 घंटा फ्लो में रहता हूँ. उसके बाद फिर धीरे धीरे माइंड लूज़ कर लेता है इंटरेस्ट. तो जैसे ही जब वो इंटरेस्ट लूज़ करने लगे ब्रेक ले लेने का, पढ़ाई नहीं करना उस समय फिर, वरना फिर वो इफेक्ट करेगा स्टडीज़ में. और ऐसी 2 चीज़ें बताइए जो आपको लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए थी, अगर आप नहीं करते तो आपका बेटर रिजल्ट हो सकता था. सबसे बड़ी चीज़ तो ये थी कि प्रोक्रास्टिनेशन. कभी कभार ऐसे असाइनमेंट आते थे और मैं टाइम पे नहीं करता था या फिर सोचता था कि कल कर लूँगा या रात को कर लूँगा उस टाइप से. और कभी कभार ऐसे ब्रेक एक्सटेंड हो जाते थे कि चलो 5-10 मिनट एक्स्ट्रा देख लेते हैं, बाद में कवर अप कर लेंगे. वो सब नहीं करना चाहिए था. आई फील उसके कारण स्टडीज़ बहुत इफेक्ट आया है. और इसके अलावा तो आई मीन सबसे ज़्यादा तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे मैंने इतना ध्यान नहीं दिया और वो सोचा था कि रटना है ये सब, तो मैं उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया और फिर एंड में जाके मेरे को उसमें कम मार्क्स आए. और
वो सबसे वीक सब्जेक्ट था मेरा, तो और उसको स्ट्रेंथ करना चाहिए था ऐसे। तो आप जब पेपर्स होते हैं आपके, जैसे मॉक टेस्ट देते हैं आप या फिर प्रैक्टिस के लिए पेपर जो होते हैं, तो उसमें जब आपका पेपर अच्छा नहीं होता है या फिर जब आप घर पे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और आपसे क्वेश्चन नहीं बनता है, तो उस टाइम आप अपने आप को कैसे बूस्ट करते हैं, कैसे मोटिवेट करते हैं? सबसे पहले तो मैं ये सोचता हूँ कि ये क्वेश्चन मुझसे क्यों नहीं हुआ, और एग्ज़ाम में ऐसा क्या आ गया था कि ये मतलब सबसे पहले मैं उसको रीट्राई करता हूँ। ऐसा नहीं कि सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट दिया और फिर सोल्यूशन देख लिया, नहीं, आधा घंटा देना पड़ता है। मैथ्स के क्वेश्चन को तो आराम से बहुत टाइम देना पड़ता है। उसके बाद नहीं समझ आए तो पहले मैं थोड़ा नोट्स देखता हूँ कि कौन से चैप्टर में थे, किसका था, और फिर उसके बाद भी नहीं आया तो सोल्यूशन देखता हूँ। फिर सोल्यूशन देखने के बाद मैं सोचता हूँ कि एक मुझे स्ट्राइक क्यों नहीं किया था एग्ज़ाम के बीच में, और फिर सर वगैरह से डाउट लेता था, टीचर से, कि ऐसे क्वेश्चन और कैसे कर सकते हैं, और ये तरीका वो तरीका, उस तरीके से। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग था और कौन सा सब्जेक्ट वीक था? सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट फिजिक्स था, मतलब फिजिक्स में पढ़ने में मेरे को बहुत मज़ा आता था, और फिजिक्स कभी भी बोलते पढ़ने को मैं पढ़ लेता था। और केमिस्ट्री मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी तो स्टार्टिंग से। आपका क्या टाइम प्रोपोर्शन रहता था कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है? जनरली मैं सुबह सुबह 3-4 आवर्स केमिस्ट्री पढ़ रहा था जनरली, रोज़। उसके अलावा दोपहर में कभी फिजिक्स कर लिया, कभी मैथ्स कर लिया, कभी ऐसे पेपर कर लिया कोई एक। केमिस्ट्री को एक्स्ट्रा टाइम डिवोट करता था मैं, क्योंकि बहुत वीक था मेरा वो। और आप ऐसा अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे कुछ ऐसा सोचते थे कि मुझे किसी पर्टिकुलर आईआईटी में जाना है, जैसे आईआईटी दिल्ली में जाना है, या फिर ऐसा कोई वो नहीं था गोल, और लेकिन हमें बस आईआईटी में सिलेक्शन चाहिए, ऐसा था? नहीं, आईआईटी में सिलेक्शन तो चाहिए ही था, पर मेरे को मोस्ट स्पेसिफिकली आईआईटी बॉम्बे में चाहिए था, क्योंकि मैं बॉम्बे से ही हूँ। पर वो फिर मेरा तो एम आईआईटी बॉम्बे था, लेकिन मुझे ज़्यादा प्रेफरेबल मेरी ब्रांच थी कंप्यूटर साइंस, तो मैंने आईआईटी दिल्ली ले लिया, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे नहीं मिल रहा था। और आपका जो जेईई एडवांस का एग्ज़ाम होता है वो काफ़ी लंबा, पूरे डे का ड्यूरेशन वो अपना ले लेता है, जैसे 3 आवर्स, फिर गैप आता है 2 आवर्स का, फिर 3 हाँ। आवर्स। तो आप उसके लिए 3-4 दिन, 2-3 दिन पहले कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते थे मेंटली कि मुझे एग्ज़ाम के दिन कोई टेंशन लेनी पड़े? हाँ, तो एग्ज़ाम के 2 हफ्ते पहले तक तो मतलब ऑलमोस्ट एवरी डे मैं 3 आवर्स 2 आवर्स 3 आवर्स का वो शेड्यूल में एग्ज़ाम देता था, और एग्ज़ाम के 1 हफ्ते पहले पूरा बंद कर देता था। और जो मुझको लगता था कि मेरे को नहीं आता है, लेकिन मेरे को अंडर कॉन्फिडेंट था अभी भी, मेरे को अभी भी अच्छे से नहीं समझ आया ये वो पढ़ लिए थे 1-2 बार। और एग्ज़ाम के लास्ट डे पे तो बहुत ही कम पढ़ाई करी थी। मैं वो प्रिपेयर कर रहा था मेंटली कि कल क्या करना है एग्ज़ाम में, उस टाइप से। और एग्ज़ाम के दिन सुबह आपका कैसा वो रहता है कि क्या शेड्यूल रहता है? एग्ज़ाम मतलब मेरा एग्ज़ाम तो 9 बजे से एग्ज़ाम होता है जनरली, और मैं तो सुबह फिर 5:30 उठ गया था। उसके बाद मैं तो एग्ज़ाम पवई में ही था, फिर वहाँ पे गए थे। वहाँ पे भी माहौल बहुत था खतरनाक सा, कि सब बच्चे आ रहे, सब प्रेशर में है। मैं बस अपने को बार बार काम करने की कोशिश कर रहा था, डीप ब्रीथ्स और ये। फिर एग्ज़ाम के वो 3 घंटे में मतलब सबसे भारी 3 घंटे लगे थे मुझे। और उसके एग्ज़ाम के 3 घंटे के बाद जो 2 घंटे वाला पीरियड है ना, उसमें सबसे ज़्यादा लाइक आपको रहना पड़ेगा कि आपका फर्स्ट एग्ज़ाम कितना भी अच्छा, कितना भी बुरा कैसा करेगा, आपको पूरा भूलना पड़ेगा, और नेक्स्ट एग्ज़ाम की फोकस करना है बस, और बस रिलैक्स करना है अपने आप को। और जो बीच का ड्यूरेशन था उसमें आप क्या करते थे 2 बीच के घंटे? ड्यूरेशन में तो मैं मतलब एक कॉफ़ी पी ली थी, थोड़ा सा गेम खेल लिया था ऐसे ही, और मतलब बस रिलैक्स कर रहा था अपने मेंटली आप रिलैक्स को, कर? मेंटली रिलैक्स, बस जितना हो और सकता है उतना। आपने लगभग कितने टेस्ट दिए होंगे अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए एग्ज़ाम के लिए, जेईई एडवांस के लिए और जेईई मेंस के लिए? जेई मेंस के लिए मैंने इतने टेस्ट नहीं दिए थे, क्योंकि जेई एडवांस के टेस्ट वर मोर देन इनफ, मतलब सिर्फ जेई मेंस स्पेसिफिक टेस्ट कम दिए हैं, पर जेई एडवांस के लिए तो बहुत ज़्यादा टेस्ट दिए थे। मतलब जब हमारा सिलेबस खत्म हुआ था उसमें, और जेई एडवांस में ऑलमोस्ट 10 मंथ्स का गैप था, उसमें हर हफ्ते एटलीस्ट एक एग्जाम तो होता ही था, कभी कभार 2-3 एग्जाम कर देते थे टॉपिक वाइज ये वो। अच्छा, अभी आप ये बताइए कि जैसे आपके पास तो जैसे फैसिलिटीज़ थी और आप अपना प्रिपरेशन कर सकते थे कोचिंग अफोर्ड करके, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते, तो उनके लिए जैसे यूट्यूब जैसे सोर्सेज हैं वो कितना हेल्पफुल हो सकते हैं? यूट्यूब एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। मैंने भी कुछ कुछ कंटेंट यूट्यूब से देखा था कि मुझे नहीं समझ आया कि कुछ ट्रिक या कुछ क्वेश्चन। यूट्यूब इज़ वेरी पावरफुल हेल्पफुल लर्निंग टूल। उससे बहुत ज़्यादा हेल्प मिल सकता है। पूरा आई वोंट रिकमेंड पूरा एकदम अच्छे से उससे करना, बट यूट्यूब को जितना मैक्सिमाइज कर सकते हैं उसका एफर्ट पूरा यूज़ करना चाहिए उसका। और यूट्यूब पे जो क्रिएटर्स है वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मेरे को लगता है कि हमारी हेल्प कर रहे हैं वो। हाँ। तो आपके जो क्वेश्चंस होते हैं जब आप प्रैक्टिस करते हैं उनका लेवल क्या रखते थे आप, कि किस किस लेवल के, आपको कितने टफ लेवल के क्वेश्चंस करने चाहिए प्रिपरेशन के लिए? जनरली जेई एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस, सिलेबस जब तक खत्म ना हो तब तक जेई एडवांस के क्वेश्चंस ही करने चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे लेवल अपने आप बढ़ता लग जाएगा, जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे। और जेई एडवांस तो मतलब
जे एडवांस के ऊपर के जो टॉपिक्स है, जैसे ऊपर के टॉपिक्स ऊपर के जो जैसे लेवल के क्वेश्चन है ना, उस पर एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ता है। जैसे जे एडवांस में तो हर क्वेश्चन पे 5 मिनट ज़्यादा नहीं दे सकते, कुछ क्वेश्चन करने चाहिए ऐसे जिसमें एटलीस्ट 20 मिनट 30 मिनट लग जाए आपको, उससे आपका थिंकिंग एबिलिटी बढ़ता है मेरे हिसाब से तो। और आपकी लाइफ में आईआईटी जेई में अभी आपका आईआईटी दिल्ली में सिलेक्शन हो चुका है, तो उसके बाद आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आए हैं? क्या आपने पॉजिटिव चेंजेस देखे हैं, क्या आपने नेगेटिव चेंजेस देखे हैं? हाँ, आई मीन सबसे बड़ी बात तो मैं कि मेरी पर्सनालिटी बिल्कुल अच्छी नहीं थी। मैं सिर्फ घर में रहता था, पढ़ाई वढ़ाई करता था, ज़्यादा से ज़्यादा ये वो सोशल इंटरेक्शन भी इतना नहीं था। यहाँ पे आने के बाद बहुत सारे नए दोस्त बनाए, बहुत सारा एक्सपीरियंसेस मिले रात को ये वो दोस्तों के साथ मस्ती करने में। और वो आईआईटी दिल्ली के आने के बाद लाइफ थोड़ी सी बहुत चेंज हो चुकी है। अब वो वैसे नहीं था कि मैं अब आप बोल दो जेईई एडवांस का वापस पेपर दे दे, मैं नहीं दे पाऊँगा। ऐसे। नाइस। तो अभी हमारे साथ है मिस्टर शशांक। शशांक, प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स। मेरा नाम शशांक है और मैं 4th ईयर स्टूडेंट हूँ आईआईटी दिल्ली से इन इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट। ओके, आपने अपना स्कूलिंग कौन से बैकग्राउंड से किया है, इंग्लिश मीडियम से या फिर हिंदी मीडियम से? मेरा बैकग्राउंड हिंदी मीडियम है। और आपको आईआईटी जेईई के लिए प्रिपरेशन करनी है, मोटिवेशन कैसे मिला? आईआईटी जे के लिए हमारे मतलब गांव में बहुत लोग करते थे इसकी कोचिंग की तैयारी। फिर मैंने मतलब साइंस में इंटरेस्ट भी था मेरा। फिर वो आईआईटी का एग्ज़ाम सबसे टफेस्ट लगता था, तो इसीलिए मैंने भी स्टार्ट कर दी प्रिपरेशन इसकी। तो आपके गांव में ही स्कूलिंग की आपने या फिर किसी हाँ, सिटी में जाकर? स्कूलिंग 10th तक तो गांव में थी और फिर कोचिंग के लिए सिक्कर निकल गए। ओके, तो इसके बाद जो आपका स्कूलिंग था वो प्रिपरेशन के साथ में इजीली मैनेज हो जाता था या फिर उसके लिए अलग से तैयारी करनी पड़ी? स्कूलिंग के लिए पीसीएम तो सेम ही होता है। फिर हिंदी इंग्लिश के लिए अलग से पढ़ता था बस लास्ट के 1-2 मंथ्स में बोर्ड अच्छा, जो एग्जाम के एक्स्ट्रा लिए। सब्जेक्ट होते हैं बोर्ड के हाँ, लिए, उनके लिए अलग से हिंदी इंग्लिश में। तो आपका जो टाइम टेबल होता था प्रिपरेशन के टाइम पर, वो टाइम टेबल अपना पूरा दिन आप कैसे शेड्यूल करते थे? टाइम टेबल हर दिन टाइम टेबल बनाता था। तो हर दिन जब कोचिंग से फ्री हुए तो फिर आके जो जो डेली वर्क मिलता है उसके अकॉर्डिंग टाइम टेबल डिसाइड होता था। उसके अकॉर्डिंग मैनेज होता था टाइम टेबल। कितने केमिस्ट्री को आवर्स निकल जाते थे स्टडी में? स्टडी से अपार्ट फ्रॉम कोचिंग 5 to 6 आवर्स है। 5 to 6 आवर्स। तो कोई ऐसी 2 चीज़ें बताइए जो आपको लगता है कि आपकी सक्सेस में एक बहुत बड़ा फैक्टर है, उसकी वजह से आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको आईआईटी दिल्ली में एडमिशन मिला है। एक तो डिसिप्लिन और एक कंसिस्टेंसी। मतलब मैं रेगुलर 35 क्वेश्चन सॉल्व करता था मैथ्स के, हर दिन का रूटीन है, और गाइडेंस सही मिली थी मुझे से सीनियर से वैसे। और 2 चीज़ें ऐसी बताओ जो आपको लगता है कि यार मुझे नहीं करनी चाहिए थी, इससे अगर मैं नहीं करता तो मेरा और अच्छा रिजल्ट आता। 2 चीज़ें, एक तो लास्ट टाइम थोड़ा हेल्थ पे कम ध्यान दिया था, इसी वजह से थोड़ा सा लॉस हो गया मेरा। और दूसरा, एक ज़्यादातर अवॉइड करना चाहिए हॉस्टल में जो ग्रुप मीटिंग होती है ना दोस्तों की, उनके मोस्ट प्रोबेबली अवॉइड करना चाहिए आपको, उनसे दूर ही रहो तो भी अच्छा है। मतलब बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप भी अच्छा नहीं रहता। हाँ, बहुत ज़्यादा मतलब 1-2 दोस्त तो ठीक है, वो भी आपके साथ पढ़ते हैं तब तो ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा ग्रुप हो जाएगा तब वही बातें होती रहेगी आपके। तो जैसे आप एग्जाम्स वगैरह देते थे, मॉक टेस्ट हो गए या फिर प्रिपरेशन के हम्म। टाइम पे टेस्ट हो गए, हम्म। तो वो टेस्ट कभी कभी अच्छे जाते हैं, कभी कभी नहीं जाते हैं, और कभी आप क्वेश्चन सोल्व करते हैं, कभी आपसे अच्छे से बन जाता है क्वेश्चन, कभी आपसे सॉल्व नहीं होता है। तो उस टाइम अपने आप को कैसे वो करते थे कि हाँ नहीं अभी भी करना है, मुझे नहीं हो रहा है तो भी करना है, कैसे मोटिवेशन आता था? तो मैं या तो मेरे सीनियर से बात करता था या फिर कोचिंग में आसपास के फ्रेंड्स या फिर मेरे भाई से बात करता था उस समय। और जैसे ये होती रहता है, मतलब आपके साथ कंसिस्टेंसी नहीं आएगी, कभी आपके अच्छे नंबर आएंगे, उसके बाद कम नंबर आएंगे। मेरे एक टेस्ट में बहुत अच्छे नंबर आते थे, उससे अगले टेस्ट में बहुत कम नंबर आते थे, लेकिन फिर आपको रेगुलर रहना पड़ेगा इस चीज़ में, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस रखना पड़ेगा लास्ट तक, तब जाके अपने आप ऑटोमेटिक सिलेक्शन हो जाएगा। तो जब खुद पे टेस्ट believe के बाद खराब गया उसके बाद आप क्या करते थे उससे? तो टेस्ट के बाद खराब जाते ही पहले तो थोड़ा रेस्ट लो, और फिर जाके अब अपने पेपर को वापस सॉल्व करो, कहाँ मिस्टेक्स किए उनको नोट डाउन करो, एक अलग से कॉपी बना लो इसकी, उसको नोट डाउन करो और गलतियों को रिपीट मत करो कुछ भी हो जाए। तुम्हारा कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग था और कौन सा सब्जेक्ट सबसे वीक था? सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो मैथ्स था और सबसे वीक फिजिक्स। केमिस्ट्री भी स्ट्रॉन्ग ही था बट मैथ्स थोड़ा ज़्यादा था तब क्योंकि ज़्यादा काम मैं मैथ्स पे करता था ऐसे रेगुलरली। और कितना टाइम आप देते थे कौन से सब्जेक्ट को डेली? डेली प्रिपरेशन में ऑलमोस्ट इक्वल टाइम होता था, बस मैथ्स को थोड़ा ज़्यादा, जैसे कि यदि मतलब 40% मैथ्स का था, 30% फिजिक्स और 30% केमिस्ट्री ऐसा। अच्छा, और एक चीज़ प्रिपरेशन के टाइम पे ऐसा रहता था कि यार मुझे आईआईटी दिल्ली जाना है या फिर किसी एक पर्टिकुलर आईआईटी में जाना है, या फिर ऐसा कोई वो नहीं था कि बस सिलेक्शन करवाना है ऐसा? हाँ, मतलब दो मेन थी कॉलेज में, आईआईटी दिल्ली और आईआईटी मुंबई। अब आईआईटी मुंबई में भी सीएस ब्रांच और इलेक्ट्रिकल, और दिल्ली में भी कोई सी ब्रांच ऐसा। तो आप ये बताइए, जैसे एडवांस का पेपर होता है उससे
आपका पेपर वाले दिन आपको एक पूरे रूटीन में रहना पड़ता है कि 3 घंटे का पेपर होगा, फिर रेस्ट होगा 2 घंटे का, फिर एक फिर पेपर होगा। हाँ तो आपकी क्या 2-3 दिन पहले से प्लानिंग होती थी कि कैसे मेरे को डे को मैनेज करना है जिससे एग्जाम वाले दिन मेरे को कुछ अलग ना करना पड़े? हाँ, तो 2-3 दिन पहले एक तो मैं पेपर के लिए तो बस रेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया था पहले। तो 7 दिन पहले मैंने अपना वो बायोलॉजिकल क्लॉक सेट करना स्टार्ट कर दिया, मतलब 9 से 12 पेपर देना है, फिर 2 घंटे रेस्ट है, फिर वापस पेपर देना है। ऐसा बस 7 दिन पहले स्टार्ट कर दिया इसको। और लास्ट के 1-2 दिन सिर्फ मतलब नए कॉन्सेप्ट कुछ नहीं सीखे मैंने, सिर्फ जो मेरे शॉर्ट नोट्स थे उनको रिवाइज किया था मैंने। नाइस। और आप कितने टेस्ट देते थे लगभग जेई मेंस के लिए और जेई एडवांस के लिए? वैसे पूरे साल में मतलब वीकली टेस्ट देते थे, और लास्ट में इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत डेली टेस्ट देने स्टार्ट कर दिए थे ताकि वो और कितने टाइम टाइम ऑलमोस्ट आपने टेबल। टेस्ट दिए होंगे टोटल मेंस के लिए? मेंस के लिए वैसे तो 40 के अराउंड होंगे, और एडवांस के लिए? एडवांस के 30, 35, 40 ऐसे ही। और कब स्टार्ट किए एग्जाम से कितने टाइम पहले? एडवांस के तो जेई मेन का रिजल्ट आने के बाद में स्टार्ट कर दिए थे, 2-3 दिन के बाद ही। अब फ्रीक्वेंटली टेस्ट देना स्टार्ट कर दिया, डेली या फिर 2 दिन में एक टेस्ट। हम्म, और जेई मेन का भी वैसे एग्जाम से जस्ट 15-20 दिन पहले स्टार्ट कर दिए थे टेस्ट देना। हम्म। तो एक चीज़ बताइए, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड फाइनेंशियली वो इतना अच्छे हम्म। नहीं होते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए यूट्यूब जो है वो कितना हेल्पफुल है? हाँ, यूट्यूब हेल्पफुल है, बस यूट्यूब में एक कमी है कि यदि आप यूट्यूब खोलोगे तो साइड में और भी वीडियो देखेंगे। यदि आप उन वीडियो को अवॉइड कर दोगे तो यूट्यूब बहुत सही है। आप डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी रखो उसमें भी, यूट्यूब वीडियो में भी हाँ, रेगुलर रहोगे तो यूट्यूब भी बहुत सही है। मतलब एक अच्छा डायरेक्शन बहुत ज़रूरी है। हाँ, गाइडेंस चाहिए उसमें, बस अब साइड के वीडियो अवॉइड कर दोगे तो यूट्यूब का प्लेटफॉर्म बहुत सही है पढ़ने के लिए। और आप जब प्रैक्टिस करते हैं तो जो क्वेश्चन करते हैं वो हम्म। आपका किस लेवल के क्वेश्चंस होने चाहिए? बहुत हार्ड क्वेश्चन करने चाहिए या फिर बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन करने चाहिए? किस टाइप का क्वेश्चन जेई करना मेन चाहिए? में तो नॉर्मल क्वेश्चन करने होंगे आपको, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा के वो भी सोल्व करने, लास्ट के टाइम वो पेपर सोल्व करना है। जेई एडवांस के लिए पहले स्टार्टिंग इजी से करो, बाद मीडियम, और लास्ट में मीडियम और हार्ड लेवल के क्वेश्चन करने हैं एग्जाम के लास्ट टाइम में। वैसे ज़्यादा हार्ड के सही है। अब हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स को बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि आईआईटी में आने से पहले और बाद में आपकी लाइफ में कितना चेंज आता है? आईआईटी की पहले पहले तो बस केवल पढ़ाई पढ़ाई होती थी, और इधर आने के बाद और भी बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करने को मिलती है। जैसे स्पोर्ट्स हुआ, और भी बहुत, कॉलेज में भी अलग अलग दोस्त मिलेंगे, बाहर वीकेंड पूरा ऑफ मिलता है अपन को, कहीं खेलने घूमने कहीं बाहर निकल जाओ, और भी बहुत सारे क्लब मिलेंगे। यहाँ बस आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा। आपको सबको मतलब सबको साथ लेके चलना है तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा। और आईआईटी एग्जाम क्लियर करने के बाद ऐसा कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लास्ट में हम मतलब पढ़ाई कर लेंगे, मैनेज कर लेंगे इसको भी। तो लास्ट के टाइम में भी पढ़ के भी काम निकल जाता था। लेकिन आईआईटी से पहले उस एग्ज़ाम के लिए पूरा पढ़ना पड़ता है हमेशा से, और इसमें लास्ट के 2-3 दिन पढ़ के भी एग्ज़ाम निकल जाता है आराम से, तब वो चेंजेस है। तो टाइम अभी मैनेज। हमारे साथ थे मिस्टर शशांक। दैट्स ऑल। थैंक यू मिस्टर शशांक। थैंक यू सर। तो अभी हमारे साथ है मिस्टर आदित्य। आदित्य, प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ टू आवर व्यूअर्स। मैं आदित्य, अभी 3rd ईयर स्टूडेंट हूँ मैकेनिकल ब्रांच से। आपका जो स्कूलिंग का बैकग्राउंड था वो हिंदी मीडियम से था या फिर इंग्लिश मीडियम से? मेरा स्कूलिंग बैकग्राउंड इंग्लिश मीडियम से था। और आपको जो जेई की प्रिपरेशन के लिए मोटिवेशन मिला वो कहाँ से मिला? मेरा एक कज़न था, आईआईटी दिल्ली से पास आउट हो चुका था, उसने मुझे मोटिवेट किया और बताया कि आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कैसे करते हैं। हम्म। और वहाँ आईआईटी दिल्ली में भी बताया कि कोर्सेज वगैरह और एक्टिविटीज़ कैसे क्या होती हैं, तो बहुत मोटिवेट किया था मैंने। अच्छा, और जो आपका स्कूलिंग था वो आपकी प्रिपरेशन के साथ में इजीली हो गया था या फिर उसके लिए आपको अलग से कुछ मेहनत करनी पड़ी? हाँ हाँ, ईजिली हो गया था। मतलब मेरा 1 महीने पहले ही आराम से तैयारी करी थी मैंने, तो बोर्ड की, सीबीएसई बोर्ड की, और उससे पहले आईआईटी जेई किया था। और जो आपका टाइम टेबल था एग्ज़ाम के लिए जब आप प्रिपरेशन करते थे तो वो टाइम टेबल किस तरीके का आप पूरा दिन अपना शेड्यूल करते थे? मेरा 8 से 2-3 बजे तक तो स्कूल रहता था, और फिर मैं 2 घंटे आके रेस्ट करता था, और फिर उसके बाद मैं 1 घंटे खेलने जाता था, ग्राउंड में जाता था, और फिर उसके बाद फिर से पढ़ना स्टार्ट कर देता था। मतलब 6 से 2 बजे तक मैं पढ़ता था। ये तो आप अपने जो प्रिपरेशन टाइम है उससे ऐसी 2 चीज़ें बताइए जो आपने की और आपको लगता है कि हाँ ये मेरी सक्सेस में एक फैक्टर था। पहला तो कि मुझे गाइडेंस, मतलब मैं वहाँ पे आईआईटी में 2-3 लोगों को जानता था, उनसे बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली मेरे को। मतलब उन्होंने बताया कि कैसे क्या, कौन से टाइम पे क्या करना है, कितने कितने घंटे देने हैं, कौन से सब्जेक्ट को। और दूसरी चीज़ थी कि मैंने रूटीन मेरा मेंटेन रखा। मतलब मेरे को 6 या 7 घंटे पढ़ना है तो मैं रोज़ इतने घंटे पढ़ता था।
ये नाइस। और ऐसी दो चीज़ें जो आपको लगता है कि आपको नहीं करनी चाहिए थी और आपका रिजल्ट जो है वो और बेहतर हो सकता था अगर आप वो नहीं करते तो? पहली तो मतलब मैं 8 घंटे सोएगा था। 8 घंटे में मैं 2 घंटे निकाल सकता था पढ़ाई के लिए, लेकिन मेरी नींद बहुत ज़्यादा थी। और दूसरी, मैंने मतलब पेपर के टाइम पे मेरा सबसे अच्छा सब्जेक्ट था, स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट था मेरा, केमिस्ट्री था। लेकिन पेपर के टाइम पे मैंने मैथ किया। जेईई एडवांस के पेपर में? हाँ, जे एडवांस के पेपर में मैंने मैथ किया सब्जेक्ट पहले। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा, मैंने मतलब दो क्वेश्चन देखे थे, मेरे को आसान लगे, मेरे को लग रहा था ये मैंने देखे हुए क्वेश्चन है, तो मैंने स्टार्ट किया वहाँ से। और मैंने वो दो क्वेश्चन कर तो दिए, लेकिन लास्ट में क्या हार्ड क्वेश्चन आने लगे और मेरे से हुए नहीं। और इसलिए मेरा टाइम केमिस्ट्री में भी नहीं बचा। ऐसे मेरा पेपर बहुत गए। तो सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको ये करना चाहिए। अच्छा। और आप जब कोई पेपर करते हैं प्रैक्टिस के लिए, जैसे मॉक टेस्ट वगैरह आप करते हैं, तो उसमें अगर आपका अच्छा स्कोर नहीं होता है या फिर आप जब कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो आपसे नहीं होता है, तो आप उस टाइम क्या सोचते हैं, कैसे अपने आप को मोटिवेट करते हैं? मतलब वो पेपर हो गए। पेपर होने के बाद घर आते ही सबसे पहले मैं 1 घंटे रेस्ट लेता हूँ। रेस्ट करने के बाद उस पेपर को वापस उठाता हूँ। उस पेपर के मैं मतलब गलतियाँ ढूंढता हूँ, कहाँ क्या गलतियाँ हुई है मेरे से। अगर मेरे कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो मैं उस नोट्स को फिर से रिवाइज करता हूँ, देखता हूँ नोट्स को, फिर वापस जाता हूँ पेपर पे, हाँ कहाँ क्या गलती हो रही है वो देखता हूँ। अगर फिर भी नहीं हुआ तो बाद में जाके टीचर से वो क्वेश्चन पूछता हूँ, हिंट्स वगैरह पूछता हूँ, दोस्तों से सिर्फ हिंट्स पूछता हूँ, बाद में सॉल्यूशन खुद करता हूँ। तो आपका कौन सा सब्जेक्ट सबसे स्ट्रॉन्ग था और कौन सा सब्जेक्ट सबसे वीक था, और आप कौन से सब्जेक्ट को अपनी प्रिपरेशन टाइम में कितना टाइम देते थे? मेरा सबसे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट तो केमिस्ट्री था। और उसको मैंने मतलब 6 7 घंटे पढ़ता था मैं उसको, कम से कम 2 3 घंटे इतने तो पढ़ता ही था केमिस्ट्री को। और मेरा वीक सब्जेक्ट था फिजिक्स। मैंने गलती यही की है कि मैंने फिजिक्स में मतलब वीक सब्जेक्ट भी, और मैंने कम आवर भी दिए मैंने उसको। तो उसको मैंने ज़्यादा घंटे देना था। और मेरे मतलब 6 7 घंटे मतलब 3 घंटे केमिस्ट्री के हो गए और 2 घंटे मैथ के और 2 घंटे फिजिक्स के, ऐसे था। नाइस। तो आप जब तैयारी करते थे, आप सोचते थे कि मुझे आईआईटी दिल्ली जाना है या फिर किसी और आईआईटी में जाना है, या फिर ऐसा कुछ दिमाग में नहीं रहता था, बस प्रिपरेशन करनी है और आईआईटी जाना है? ना पर्टिकुलर आईआईटी तो नहीं था, बस ये एम था कि सिर्फ मेरे को आईआईटी में जाना है, बस ये एम था। तो आपका जब जेईई एडवांस का एग्ज़ाम था, उससे 2 3 दिन पहले की आपकी प्लानिंग किस तरीके की थी कि एग्ज़ाम वाले दिन के लिए मुझे कैसे प्रिपेयर रहना है एडवांस के एग्ज़ाम के लिए? 2 3 दिन पहले, उससे पहले तो मैं केमिस्ट्री के मतलब मेन मेन टॉपिक्स जो फॉर्मूले बेस होते हैं, उन फॉर्मूलों को ढंग से याद करना है, याद किए थे। 2 3 दिन पहले तो ये सब कुछ कर, नोट्स रिवाइज करो, ये बस। और कुछ 10 15 दिन पहले, 10 15 दिन आईआईटी एडवांस का जैसे पेपर होता है, उसमें 2 3 घंटे का पेपर होता है, फिर 2 घंटे का रेस्ट होता है, फिर 3 घंटे का पेपर होता है। तो 10 15 दिन पहले ये प्रैक्टिस करो कि ये रूटीन बनाए कि हर एक दिन छोड़ के एक दिन पेपर देना है, कि हमें 3 घंटे का पेपर देना है पहले, फिर 2 घंटे का रेस्ट और फिर से 3 घंटे का पेपर देना, ये करना है हमें। तो आपने लगभग कितने टेस्ट दिए होंगे मेंस के लिए और कितने एडवांस के लिए दिए होंगे, और कितने दिन पहले आपने स्टार्ट किया एग्ज़ाम से पेपर्स देना? मतलब पेपर तो हमारे मतलब 11th क्लास स्टार्ट होने से, मतलब 11th क्लास में तो 15 दिन के बाद हर एक दिन में पेपर देता था। उसी दिन मेंस का और उसी दिन एडवांस का, एक ही दिन में दोनों देता था। और फिर 11th क्लास तक ऐसा था, हर 15 दिन में पेपर देता था। और 12th क्लास में आते ही मैंने उस 15 दिन को 7 दिन में कर लिया, हर 7 दिन बाद मैंने पेपर दिया था, एक मेन का और एक एडवांस का, ऐसे ही। और फिर जैसे ही मतलब सिलेबस पूरा हुआ तो मैंने 4 5 दिन में पेपर देना चालू कर दिया, हर एक 4 दिन में पेपर दूँ, और इसमें जो गलतियाँ निकलती हैं वो वापस वहाँ से करूँ। नाइस। जो स्टूडेंट्स हैं जो स्कूलिंग करते हैं और उनको साथ में तैयारी करनी है, लेकिन उनका फाइनेंशियल कंडीशन ऐसा है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना, तो उनके लिए यूट्यूब कितना हेल्पफुल है? यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट तो अवेलेबल है, लेकिन उसमें वहाँ जहाँ सही डायरेक्शन मिलती है, गाइडेंस सही मिलता है, उसको अफोर्ड करें आईआईटी जेई की प्रिपरेशन के लिए। कंटेंट तो बहुत सारा अवेलेबल है वहाँ। मतलब बच्चा इजीली अगर चाहे तो यूट्यूब से हाँ प्रिपरेशन कर मतलब, सकता हाँ है और हाँ अपना आईआईटी में एडमिशन करवा हाँ। सकता है। ठीक है। तो आप जो तैयारी करते हैं उस टाइम आपके जो क्वेश्चंस रहते हैं, जो प्रैक्टिस करते हैं आप, वो क्वेश्चन कितने हार्ड होने चाहिए, किस लेवल के होने चाहिए? मतलब जेई का जो पेपर होता है उसमें बहुत सारे पैटर्न होते हैं, जैसे मैट वो
पैसेज वगैरह आ गए, इंटीजर टाइप आ गए, मल्टीपल चॉइस, ऐसे पैटर्न हर हर एक टाइप का क्वेश्चन सोल्व करना चाहिए हमें। और अपने कॉन्सेप्ट को बनाने के लिए मतलब उसको सब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा करने चाहिए। सब्जेक्टिव तो हार्ड भी क्वेश्चन होते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन करने चाहिए उसे कॉन्सेप्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे साथ मिस्टर आदित्य। सो दैट्स ऑल मिस्टर आदित्य, इट वाज वेरी नाइस मीटिंग यू। तो इन सब स्टूडेंट्स ने आपको बताया अपनी जर्नी के बारे में और अपनी प्रिपरेशन के बारे में, और कैसे इनका लाइफ में पॉजिटिव चेंज आता है जब ऐसे प्रीमियर इंस्टीट्यूट में आपका एडमिशन होता है। तो आप इससे मोटिवेशन ले सकते हैं और ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल हो सकता है। ऐसे ही आने वाले वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए। और आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।